ignoring the current pleasure for great rewards तो डिसिप्लिन जरूरी है. डिसिप्लिन इज सेल्फ लव. इट इज इग्नोरिंग भी आई होगा. सॉरी. It is ignoring IGNORI. It is ignoring the current pleasure for great rewards to come. सेल्फ लव यानी अनुशासन स्वयं का प्यार. सबका एक अलग अलग प्यार होता है, तो एक अनुशासन को भी आप प्यार बनाइए. तो क्या करेगा ये? अभी की जो आपके थोड़े से खुशी है, आनंद है, उसको भूलना पड़ेगा. चाहे डिसिप्लिन कोई भी, मैं सुबह 5 बजे उसके आधा घंटे एक्सरसाइज करूंगा, या मैं 5 बजे उठ के आधा घंटा पढ़ूंगा, या जो भी एक आप रूटीन बना लेते हैं कि मैं इतने बजे उठूंगा, तो आप डेली उसे करें. ये करूंगा, वो करूंगा, या कोई प्लानिंग करूंगा, ठीक है, काम है. तो आप टहलने जाते हैं 5 बजे उठ के, ठीक है, वो भी एक डिसिप्लिन. तो जो प्लीजर है, इंस्टेंट प्लीजर है, इसका प्रतिफल आपको भविष्य में अवश्य मिलता है. इसका प्रतिफल भविष्य में अवश्य मिलता है. तो आज में अनुशासन स्वयं का प्यार है. अनुशासन स्वयं का प्यार है, जिसमें वर्तमान की कुछ खुशियों को, जिसमें वर्तमान की कुछ खुशियों को भविष्य के अत्यधिक लाभ के लिए छोड़ना पड़ता है. भविष्य के अत्यधिक लाभ के लिए छोड़ना पड़ता है. कल हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन. मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन होता है अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना, और कैसे आप अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं. और कम्युनिकेशन, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, जो भी है, चैनल्स ऑफ द कम्युनिकेशन आपने कल देखा. उससे आगे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट वेज, कैसे कम्युनिकेट करते हैं. तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एक तरह से मार्ग होता है और ये माध्यम होता है. जैसे कोई मार्ग है, अब वो सड़क मार्ग है, हवाई जहाज का मार्ग है, रेलवे का मार्ग है, लेकिन आपको जाना कैसे है वो डिपेंड्स करता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में ओरल, रिटन, नॉन वर्बल, ये 3 होते हैं जिसके माध्यम से आप कम्युनिकेट करते हैं. लिखित और अशाब्दिक. कम्युनिकेशन आप पहले एक ही होता है, जो आप शब्दों के द्वारा बोलते ही हैं, तो ओरल ही होता है.
गया? अब थोड़ा सा ये 2 पॉइंट, ओरल कम्युनिकेशन में क्या आपको, या इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन आपका कैसे होगा? इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यकताएं होती है? तो फर्स्ट होता है प्रोनाउंसिएशन, आप बोलते कैसे हो बहुत जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, जो कुछ भी आप बोले उच्चारण सही करें, उचित जो भी है आप बोल रहे हैं उचित बोले और पूरा बोले, सेंटेंस पूरा हो। सिंपल लैंग्वेज ऐसे बहुत बार आ चुका है, फिर भी यहाँ पे है सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज, वोकैब्युलरी, वोकैब्युलरी, वोकैब्युलरी का मतलब शब्दकोश जो आपका है, जो शब्द आप सुनते हैं, कब कहा ज्यादा होंगे, तब जो शब्द जहां यूज करना उसे आप अच्छी तरह यूज कर सकते हो। वेरिएशन इन इंटोनेशन पैटर्न, इंटोनेशन, इंटोनेशन पैटर्न। वेरिएशन इन इंटोनेशन मीन्स आवाज का उतार चढ़ाव, जिसे आप कहें कि कब तेज बोलना है, कब धीरे बोलना है, या कब दोनों को मिक्स कर देना है। तो वेरिएशन इन इंटोनेशन, INTONATION, इंटोनेशन पैटर्न, उतार चढ़ाव का प्रारूप। 3 तरह के होते हैं ये इंटोनेशन पैटर्न। राइजिंग पिच, यानी आप धीरे धीरे आवाज तेज होती जाए उसे राइजिंग पिच कहेंगे, और इसका उल्टा होगा फॉलिंग पिच। और तीसरा होता है डिवाइडिंग पिच, कभी तेज कभी धीरा, तेज कभी आप धीरे बोलते हैं। तो ये इंटोनेशन के 3 पैटर्न्स है, राइजिंग पिच यानी धीरे धीरे आवाज की तीव्रता बढ़े उसे राइजिंग पिच कहेंगे, धीरे धीरे आवाज की तीव्रता कम होती जाए फॉलिंग पिच, और डिवाइडिंग यानी कभी तेज कभी धीरे मॉड्यूलेशन होता रहे तो उसे फॉलिंग पिच कहते हैं, उसे फॉलिंग पिच कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जब हम बोलते हैं, प्रेजेंटेशन में भी आएंगे उस समय हम कुछ डिस्कस करेंगे। उच्चारण जो कर रहे हैं उसका ध्यान रखें, जो है उच्चारण सही हो। लिख नहीं पाए, लिख लीजिए। प्रोनाउंसिएशन, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस,
आगे भी हम डिस्कस करेंगे। यानी जो कुछ आप बोले सही हो, तथ्य संगत हो, प्रमाणित हो। डिवाइडिंग पिच, उतार मतलब बढ़ना घटना दोनों हो, कभी बढ़े, कभी आवाज की तीव्रता बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, तो उसे डिवाइडिंग पिच कहते हैं। ठीक है। भाषा आपकी शब्द, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको, ये कुछ नहीं, आप पेपर पढ़ते रहिए इंग्लिश और हिंदी के। हिंदी में भी आप देखें कुछ ऐसे शब्द होते हैं तो एक जाइए और देखिए उन शब्दों को आप कहां यूज कर सकते हैं। इससे ऑटोमेटिक आपकी वोकेबुलरी बढ़ जाती है। कभी आप बोलेंगे, कहीं भी बोलेंगे तो ठीक है, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, पहले से तैयारी होती है। फिर भी अगर शब्द नहीं होगा तो तैयारी कैसे करेंगे? तो शब्द तो सबसे जरूरी है। और उसके बाद आपकी आवाज की जो तीव्रता है, ये बहुत जरूरी है। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या क्लासरूम लेक्चर हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। और लास्ट है, इसी में लास्ट पॉइंट है टोन एंड स्टाइल। टोन एंड स्टाइल, टोन का मतलब आपका सुर, जो सुर है, सुर की जो गति, आप कह लें एक तरह सुर का मतलब है, बोलने की जो गति है, सुर की जो गति है। और स्टाइल को कहते हैं, स्टाइल मतलब शैली, बोलने की स्टाइल। अलग तरह से देखिए, जो अमेरिकन बोलेगा तो उसकी स्टाइल क्या होगी, एक हिंदी। हाँ, तो असेंट्स भी होता है, उसमें अपने चेहरे का हाव भाव भी मिला होता है। असेंट में तो केवल आपकी आवाज ही होती है कि आप किसी शब्द को ज्यादा देर तक बोल रहे हैं, किसी को कम देर तक। लेकिन शैली में आपके आवाज के साथ साथ आपका भाव भी होता है, चेहरे का भाव, वो सब। तो ये इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट एंड कंप्लीटनेस, सिंपल लैंग्वेज, वोकैबुलरी, इंटोनेशन एंड टोन एंड स्टाइल। तो ये जब भी आप कभी बोलें या यहां भी आप बोलें तो उसका आप ध्यान रखें। ठीक है। रिटन के लिए, रिटन के लिए क्या जरूरी होता है? इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन या इफेक्टिव करने, आगे आप जोड़ना चाहे तो आगे भी हम आएगा इसमें। इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी क्या होना चाहिए? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। फ्रेजेस मतलब वाक्यांश बोलते हैं, या जिसे विभक्ति, मुहावरा, उदाहरण कह ले, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आपके पास शब्द, वाक्य और शब्दांश यानी मुहावरा, हिंदी बोल दिया, एक एक कल लिख लीजिए। चलिए एक एक कब लिख लीजिए आप। कलेक्शन ऑफ यानी शब्द, मुहावरा और वाक्य संग्रह होना चाहिए। कि कौन सा वाक्य? शब्द, मुहावरा और वाक्य, शब्द, मुहावरा और वाक्य का संग्रह होना चाहिए। दूसरा, एबिलिटी टू थिंक, सोचने की शक्ति। एबिलिटी टू राइट, एबिलिटी टू राइट इफेक्टिवली। एबिलिटी टू थिंक यानी सोचने की शक्ति। जितने भी कवि होते हैं देखिए, उन कल्पनाशीलता उनमें सबसे ज्यादा होती है, कुछ भी सोचते हैं तभी लिखते हैं। एंड एबिलिटी टू राइट इफेक्टिवली, ये जरूरी है। शब्द तो वही है, लेकिन उन शब्दों को कहां पर, किस प्रकार और कैसे लिखना है, लिखने की योग्यता, लिखने की योग्यता, भावी लिखने की योग्यता,
ability to collect information and analyze it. Ability to collect information and analyze it. सूचनाओं को संग्रह करने, सूचनाओं को संग्रह करने तथा उनका आकलन करने की योग्यता। सूचनाओं को संग्रह करने तथा उनका आकलन करने की योग्यता। आकलन का मिटा दे इसको। देख ले, पावर टू process the information, in systematic sequence. Power to process the information in systematic sequence. सूचना को हिंदी में आप लिख लें, सूचना को क्रमबद्ध करने की क्षमता। सूचना को क्रमबद्ध करने की क्षमता। ऑब्जर्वेशन, लास्ट पॉइंट आप लिख लें, ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। अवलोकन और कल्पनाशीलता, यानी आसपास क्या हो रहा है या कहीं कोई बोल रहा है तो ध्यान से सुनिए। टीवी में न्यूज देखते हैं तो वहां देखिए न्यूज रीडर कैसे बोल रहा है, सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है वो। तो अवलोकन और कल्पनाशीलता। अगर आपको लेटर ये लिखना है तो लेटर में भी देखिए सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है कि कब कहां शुरू करना है। अपनी सूचना को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें, तो ये मेन होता है। हाँ, ये मेन एडवांटेज है कि कम से कम शब्दों में, और आप सोच रहे हैं कि मैं, यानी आपके मन में क्या है वो आप शब्दों के माध्यम से लिख रहे हैं, यानी जो आपका मीनिंग है, जो मीनिंग आपके मन में है, जो सोच के आप लिख रहे हैं, अब शब्दों के माध्यम से वो वहां तक जाएगी जो उसको पढ़ेगा। जिस अर्थ के लिए आपने लिखा था भी वही अर्थ निकालेगा, इसका मतलब आपका एक्टिव राइटिंग है। लेकिन अगर वो एम्बिग्यूअस है, दूसरा अर्थ निकालता है, कुछ और समझता है, तो फिर वो राइटिंग से नहीं। अभी हम आगे आएंगे, प्रेजेंटेशन में तो डिस्कस करेंगे। तीसरा है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का भी एक टॉपिक है, तो इसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद हम नॉन वर्बल पे जाएंगे। इसका है तो नॉन वर्बल में जो मेन पॉइंट्स है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, आगे फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉन वर्बल में पहला होता मिस। प्रॉक्सिमिस का मतलब होता है दूरी संबंधी। मिस अप्रॉक्सिमेसिस भी कहते हैं इसको। प्रॉक्सिमिस यानी दूरी संबंधी, PROXIMIS, प्रॉक्सिमिस
दूरी संबंधित, यानी अगर ऑडियंस में है तो टीचर और विद्यार्थी के बीच में कितना दूरी होगी, कम्युनिकेशन। तो ये 3-4 तरह की दूरियां होती है, वो जब हम इसमें आएंगे नॉन वर्बल में। तो हम दूसरा है काइनेसिस, जैसा हाव भाव, हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, आई कंडक्ट, हैंड एंड फीट मूवमेंट्स, सब इसमें आ जाता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसे कहते हैं काइनेसिस। हैप्टिस, हैप्टिस, हैप्टिस का मतलब टच यानी संवाद में किसी के बॉडी को छूना। तो जनरल जब आप मित्रों के साथ, फ्रेंड के साथ बात करते हैं तो हाथ से पंच कर देते हैं, टच कर देते हैं, खींच लेते हैं, तो वो सब जो भाव है PICS, हैप्टिस। क्रोनिस, CRO, क्रोनेमिस, समय का उपयोग। समय तो किस प्रकार आप, ये समय का उपयोग मतलब आपका अपना समय नहीं, एक कम्युनिकेशन का समय, आधा घंटा। इसका हम कैसे उपयोग करें कि जो इफेक्टिव हो। टाइम मैनेजमेंट अलग है, एक इंडिविजुअल के लिए होता है कि 24 घंटे का आप कैसे उपयोग करेंगे, वो अलग है। बट क्रोनोमिस जो है, जो समय का उपयोग कैसे आप करेंगे। इसके बाद होता है पैरा लैंग्वेज, अतिरिक्त भाषा या अतिरिक्त है या एडिशनल भाषा, ये कुछ होती है जो भाषा मेन होती है जो आप बोलते हैं। इसमें क्या होता है पैरा लैंग्वेज का, कि बोलने का, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ट्रांजैक्शन में, हिडन ट्रांजैक्शन, तो उस तरह का ये होता है। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन में हमने बताया था कि कहते कुछ है लेकिन उसका अर्थ और होता है। तो ये शब्दों के माध्यम से इसको हम अपने सुर के माध्यम से इसको व्यक्त करते हैं। और लास्ट है आर्टिफैक्ट्स, ARTIFACS, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृति। आर्टिफैक्ट्स का मतलब कलाकृति। क्या भाई, हम तो इन लोगों को कह रहे थे, तो कर रहा हूं भाषा का बोल रहे थे ना, आप वो बता जो आप डेट का बता रहे थे एक बार, हाँ, समय आने का, तो आप डिस्कस करो सबसे यार, आप अपने में डिस्कस करो, सबको बता दीजिए आप प्लीज। हम इनसे कर दें कि उस कहावत को तोड़ डिस्टर्ब होता है। आपको बगल में आपके टीचर, वैसे हमको पता है कि जब आप पीछे लिखना शुरू करो और बाद में कोई बात करना शुरू करे, डिस्कस कर लिया करो ना। आप उन्हें ना बताओ, सबको, पूरे क्लास को बताओ, तो सब लोग जान जाए, मिल जाए ना, एक ही को क्यों मिले। और वो भी आप उनको ज्ञान दे रहे हैं जो खुद शिक्षक है, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं। चलिए ठीक है। तो आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृति। आपने देखा होगा बहुत सी जो कलाकृतियां हैं जगह जगह पर रखी रहती हैं, तो उन कलाकृतियों को से भी कुछ न कुछ मैसेज मिलता है, तो बनाने वाले हम करते हैं। तो इसमें और सब तो ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। Additional information. Refer to additional information.
इससे अतिरिक्त सूचना मिलती है या अतिरिक्त सूचना को दर्शाता है। मेन इसका क्या है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्बल मैसेज होता है वर्बल मैसेज एंड ओकल मैसेज। वर्बल यानी जो शब्दों के द्वारा आप बोलते हैं, ओकल यानी आपका जो उच्चारण होता है, उच्चारण की जो शैली होती है, बोलने की जो शैली है। एक तो शब्द हो गया और दूसरी शैली। तो शब्द तो जैसे आप कहें कि अरे आपने बहुत अच्छा लिखा है, देना चाहते हैं। दूसरा ये हुआ कि आप उनको क्रिटिसाइज करना चाह रहे होंगे कि अच्छा आपने तो बहुत अच्छा लिखा है। आपने बहुत अच्छा लिखा, आप अगर जोड़ देंगे तो इसका मतलब कि आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको शाबाशी नहीं दे रहे। तो ये फर्क होता है पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज यानी यह शाब्दिक संदेश और उच्चारण संदेश, यह उच्चारण संदेश में अंतर बताता है। यह शाब्दिक संदेश और उच्चारण के संदेश में बिल्कुल अंतर बताता है। उच्चारण के संदेश में अंतर बताता है। इट इज द उच्चारण के संदेश में अंतर बताता है। रेफर टू द एडिशनल यानी अतिरिक्त सूचना को दर्शाता है। यह अतिरिक्त सूचना को दर्शाता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन उससे मिलती है। जैसे घर में आपको छोटा बच्चा है, छोटा मतलब 10, 12, 15 साल का बच्चा है, वो सो रहा है, तो उसको आप जगाने के बदले अरे यार बड़े अच्छे हो तुम, देखो आराम से सो, अभी तो 10 ही बज रहा है। ये पैरा लेने सीधे खाने से मतलब कि 10 बज गया उठ जाओ, ये तो 10 बज गया उठ जाओ, ये शाब्दिक मैसेज हो गया। तीव्र हो जाएगी कि 10 बज गया है, कोई सोने का समय। देखिए आपकी आवाज चेंज हो गई, तो ये वोकल मैसेज है। इस वोकल और वर्बल मैसेज के डिफरेंस को ये पैरा लैंग्वेज कहते हैं। तो it is the difference of what is said. It is the difference of what is said, meaning of and meaning of meaning and meaning of communication to be conveyed, and meaning of communication to be conveyed. ये मेन इसका होता है। इट इज डिफरेंस ऑफ व्हाट इज सेड एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन टू बी कन्वेड, यानी जो कहा गया और जो संदेश देने की कोशिश की गई, जो कहा गया और जो संदेश देने की कोशिश की गई,
जो कहा गया, देश देने की कोशिश की गई, उसके अंतर को बताता है। कहते हैं कहीं पर नजर पैरा लैंग्वेज है, आप कहते कुछ है लेकिन और संदेश कुछ और देना चाहते हैं, तो वो आपका पैरा लैंग्वेज है। इसमें मेन होता है वोकल क्वालिफायर, तो आपकी आवाज होती है, तो वोकल क्वालिफायर डिस्टिंग्विश दी पैरा लैंग्वेज। तो ये वोकल क्वालिफायर यानी उच्चारण, स्वर का उच्चारण जो होता है जिसे वोकल क्वालिफायर कहते हैं। वोकल क्वालिफायर यानी स्वर की विशेषता। नॉन वर्बल की पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन है, उसमें हम नहीं जाएंगे, बट जैसे स्वर की जो आपकी विशेषताएं होती हैं, स्वर की विशेषता होती है, जैसे वो मैं बता देता हूं क्या है। वोकल क्वालिफायर्स क्या होते हैं, ये इसी का पार्ट है पैरा लैंग्वेज का, जो हम यूज करते हैं पैरा लैंग्वेज में अपने स्वर की जो विशेषताएं। वोकल क्वालिफायर मतलब स्वर की या उच्चारण की विशेषताएं जो हम यूज करते हैं, वो अक्सर होता क्या है, स्ट्रेस, कंट्रोल, आर्टिकुलेशन, इंटेंसिटी, रिदम, एंड रेंज। क्वालिफायर्स हैं पैरा लैंग्वेज की, इनको हम पैरा लैंग्वेज की टोन, ये सब आपके आवाज से संबंधित है, जो आवाज आप बोलते हैं उसी से संबंधित ये पूरा है। जैसे टोन, पिच, स्ट्रेस, कंट्रोल, आर्टिकुलेशन, रेजोनेंस, NANCEE, रेजोनेंस, इंटेंसिटी, रिथम और रेंज। ठीक है, तो इसमें टोन, टोन का मतलब गति, टोन गति, कितनी गति से आप बोल रहे हैं। पिच, उतार चढ़ाव, तीव्रता यानी कभी तेजी कभी धीरे कभी तेज बोलते हैं। इंटोनेशन पैटर्न जो हमने बताया था, उतार चढ़ाव। स्ट्रेस, किसी शब्द पे जोर देना, किसी शब्द को ज्यादा जोर देके बोलना, किसी शब्द को नियंत्रित करना यानी नियंत्रण, कंट्रोल, नियंत्रण करना। क्या समझे? अच्छा रिपीट कर दे। टोन यानी गति, पिच यानी उतार चढ़ाव, स्ट्रेस यानी बल देना, किसी शब्द पे बल देना, किसी शब्द को नियंत्रित करना, किसी शब्द को नियंत्रित करना। आर्टिकुलेशन, शब्दों को जोड़ना, दो या तीन शब्द को जोड़ के एक साथ बोलना, यानी शब्द संधि इसे कहते हैं, शब्दों की संधि। रेजोनेंस यानी गूंज, रेजोनेंस गूंज, गूंजना, जो आवाज गूंजती है, गूंजना। रेजोनेंस, जब आप तेज आवाज में बोलते हैं तो आपकी आवाज वाइब्रेट करती है, बहुत तेजी से जब आप बोलते हैं तो उसे गूंजना कहते हैं। इंटेंसिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी तीव्रता। रिदम, लय, रिदम लय और
रेंज होता है विस्तार, यानी कहां तक, सीमा, विस्तार या सीमा, किसी कितना देर तक आप किसी शब्द को बोलते हैं तो विस्तार या सीमा। ये जनरली सभी लोग इसको यूज करते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, अनेक, इसे हम कहते हैं वोकल क्वालिफायर। और इसी के अंदर इस वोकल क्वालिफायर है, इसमें हम शब्दों का उच्चारण, जैसे उसे हम कहते हैं शब्दों के उच्चारण को वोकलाइजेशन, किसी शब्दों का उच्चारण, यानी इसमें जो शब्द निकलते हैं उनका कोई अर्थ, लेकिन कोई न कोई मैसेज और संदेश अवश्य देते हैं। वोकलाइजेशन का मतलब हुआ इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, लेकिन कोई न कोई से देते हैं। इसे हम शब्दों का उच्चारण, हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ तो शब्दों को उच्चारण है कि कुछ ऐसे शब्द आप बोलते हैं या कहते हैं या आवाज निकालते हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जैसे क्राइम, भागो, तेज दौड़ो, कुछ या केवल चिल्लाते हैं आप, तो चिल्लाने में तो कोई अर्थ नहीं, लेकिन कोई न कोई संदेश तो होता है। गिगलिंग, गिगलिंग में तो खैर होता है खिल्ली उड़ाना, किसी का उपहास उड़ाना। गिगलिंग का मतलब होता है उपहास उड़ाना, उपहास करना किसी का, गिगलिंग। तो क्राइम, गिगलिंग, साइन, SIGHIN, साइन मतलब लंबी सांस लेना। जब कोई दुखी होता है तब लंबी सांस लेता है, कुछ बोलता भी है, उसका अर्थ नहीं, दुखी है तो लंबी सांस लेना, साइन का मतलब लंबी सांस लेना। ग्रंटलिंग, ग्रंटलिंग का मतलब होता है गुर्राना, गुर्राना या गर्जना करना, उसे ग्रंटलिंग कहते हैं। गुर्राना या लाफिंग, लाफिंग हंसना। येलिंग, YELLING, येलिंग का, ये क्राइंग का मतलब होता है चिल्लाना, और इसका मतलब होता है चीखना। जब कोई बहुत ही कष्ट होता है तब आदमी चीखता है, एक कष्ट का चीखना है। इसमें कष्ट जरूरी नहीं कि कोई कष्ट हो, कोई भी परिस्थितियों में आप चीख सकते हैं। तो ये चिल्लाना होता है, ये चीखना होता है। और वाइंग, YAWING, वाइंग मतलब जमाई लेना। किसने पूछा? आपने पूछा, आप इनको अब लगा रहे हो। तो चीखना तो ये होता है, देखिए आप पीछे से अगर एक टाइपिंग कर रहा है, एक बार दो बार बोलोगे यार मत 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 करो यार, मत करो, फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? मार दोगे? नहीं मान जाओ, मारो, दो तीन बार में भी वो नहीं मान रहा है, चिल्ला के बोलोगे क्यों यार बार बार ऐसा कर रहे हो? तो ये आपका चिल्लाना हो गया, ठीक है। और आप जा रहे हो, रास्ते बड़े से पत्थर से ठोकर लगी और गिर गए, तो वो चीखना हुआ, तो आपका चीखना होता है जब दर्द होता है। नहीं, डर का तो फियर का अलग होता है, डर का वो क्राइम होता है, वो तो कंपन होता है आवाज में। जब डर होगी तब कंपन होगा, ठीक है, वो भी चीखना होता है पर वो कंपन एक होता है। ठीक है। येलिंग का मतलब, वाइल का मतलब होता है जमाई लेना। चलिए, अच्छा, गिगलिंग का मतलब उपहास करना, खिल्ली उड़ाना। उपहास करना या खिल्ली उड़ाना, किसी का उपहास करना, मजाक बनाना, खिल्ली उड़ाना। ग्रंटलिंग का मतलब गुर्राना होता है। क्राइंग, गिगलिंग, साइंग यानी लंबी सांस लेना। जब आप दुखी हो या कोई हो, लंबी सांस लेना। तो ये सब, इसे हम वोकलाइजेशन करते हैं। मिला दे।
आर्टिफैक्ट्स में आते हैं, आगे वाला जो है refer to, it refer to language and which are conveyed by its designer. Refer to the language of an object. यहाँ n छूट गया, n लिख ले. Language, LANGUA, language of an object which are conveyed by its designer. Which are conveyed by its designer. इसका आप लिख ले. कलाकृति, कलाकृति की भाषा को, कलाकार की भाषा को, कलाकृति कलाकार की भाषा को प्रदर्शित करता है. यानी कलाकार की जो भाषा है, कलाकार अपनी भाषा उसके माध्यम से दर्शाता है. कलाकृति कलाकार की भाषा. It may be tools, equipment, it may be tools, equipments, ornament, utensils, and drawing. तो ये जो कलाकृति होती है वो पहले आप इसको लिख लें. इट मे बी टूल्स, इक्विपमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स एंड ड्राइंग. यह कलाकृति उपकरण, औजार, यह कलाकृति उपकरण, औजार, आभूषण और बर्तन, यूटेंसिल्स यानी जो घरों में बर्तन होते हैं, बर्तन, या किसी ड्राइंग के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है. यह कलाकृति उपकरण, औजार, आभूषण, बर्तन या किसी ड्राइंग के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है. एक पॉइंट ऑफ लिख लें. इट्स शो द लिविंग स्टैंडर्ड स्टाइल, economic and social status of the it shows the living standard, style, economic and social status of designer. तो यह कलाकार का रहन सहन की शैली, यह कलाकार के हो जाएगा. यह कलाकार के रहन सहन की
आर्थिक व सामाजिक तथा उसके आर्थिक व सामाजिक परिवेश को दर्शाता है। हो गया? उसके आर्थिक व सामाजिक परिवेश, क्या उसका परिवेश है, उसको ये दर्शाता है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। द कम्युनिकेशन शुड बी, आना ये को खत्म हो गया, अब आगे कम्युनिकेशन शुड बी, हाँ ये हेडिंग है। तो कम्युनिकेशन जब भी आप कहें कभी भी, तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? क्लियर, क्लियर, कंप्लीट, करेक्ट, रीड, courteous, confidence, consistency, and credibility। इसे हम 9C ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जब भी आप हैं, इसे हम 9C ऑफ कम्युनिकेशन, 9C ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी आप कम्युनिकेट करें, कोशिश करें क्लियर, कंप्लीट, करेक्ट, कंक्रीट, कंसाइज, कर्टियस, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी। क्लियर है? स्पष्ट हो, जो भी आप बोले स्पष्ट बोले, संपूर्ण बोले, उचित बोले यानी सही बोले, कंक्रीट यानी ठोस, तर्क, ठोस का मतलब तर्क संगत, ठोस का मतलब जो भी है वो तर्क संगत हो, कर्टियस यानी सम्मान के साथ, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के साथ बोले, जो भी बोले, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, जो भी बोले उसमें विश्वसनीयता। खत्म होना तो चलिए, विश्वसनीयता। जहां हिंदी में समझ में आया आप पूछ लें, मैं उसको बता दूंगा। क्लियर यानी स्पष्ट, ये बहुत जरूरी है। पहले से कुछ भी बोलना हो, कहीं भी क्लास में बोलना हो, किसी पब्लिक एड्रेस में बोलना हो, या कोई छोटी सी गैदरिंग हो वो भी मुझे बोलना हो, कहीं पर भी आपको बोलना है तो जो भी बोलना है पहले से अपने लॉजिकली, अगर लिखने का अवसर मिलता है तो लिख के रख ले, नहीं तो अपने मन में ही उसको सिस्टमेटिक बना ले कि मुझे क्या बोलना है और कौन सा शब्द कहां पे मैं यूज करूंगा, वो पहले से आप एक दो बार रिपीट कर ले कि इसको मैं बोलूंगा। तो स्पष्ट, संपूर्ण, उचित, ठोस यानी तर्क संगत हो, जो विषय है उससे संबंधित हो, जिसे कहते हैं अनर्गल, कुछ और आप बोलना शुरू कर दें, संक्षिप्त हो, कंसाइज हो, शॉर्ट एंड सिंपल, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ऑडियंस आपके साथ है, जो भी है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, कभी भी बात करें और जो आप बोले उसमें आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपका झलके,
कि आप जो भी बोल रहे हैं समभाव कंसिस्टेंसी या निरंतरता उसमें हो, और आपको जो बोल रहे हैं वो आपका तथ्य विश्वसनीय हो, क्रेडिबल हो, बता सके कि मैंने कहां से लिया है या कहां से इसको जो बोल रहा हूं ये कहां पर आपको मिलेगा अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो। हो गया? बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बाधाएं कहां पर होती हैं, किस तरह की बाधाएं होती हैं? तो बैरियर, लैंग्वेज, फिजिकल, स्पीच, सोशियो साइकोलॉजिकल, अदर बैरियर, एंड इथिकल बैरियर। ये कुछ बैरियर्स होते हैं जिसके कारण हमारा संप्रेषण प्रभावी नहीं होता है। ये बैरियर सब में है, सिमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, स्पीच बैरियर, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, अदर बैरियर तो मैंने लिख ही दिया है, और इथिकल बैरियर। ये 6-7 बैरियर्स हैं जिसके कारण कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका हिंदी हम सिमेंटिक मैंने पहले ही बताया था, शब्दार्थ। सिमेंटिक का मतलब होता है शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं, यानी जो हमने बोला है, जो समझ के मैंने बोला है वही आप भी नहीं आप समझ, लेकिन आप वो नहीं समझते जो मैंने बोला है, तो वो शब्दार्थ के कारण। लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा के होता है संस्थान या में अलग अलग बैरियर्स होते हैं। फिजिकल, भौतिक, भौतिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, स्पीच, स्पीच यानी वक्तव्य, जब आप कुछ बोलते हैं उस समय तो वक्तव्य का कर सकते हैं या व्याख्या, आप कोई व्याख्या देते हैं या वक्तव्य देते हैं। सोशियो यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक हो गया, सोशियो सामाजिक मनोवैज्ञानिक, अदर्स यानी अन्य बाधाएं, सोशियो साइकोलॉजिकल, ये जो है यहाँ पे सोशियो साइकोलॉजिकल, सोशियो यानी सामाजिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधाएं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधाएं, अदर बैरियर्स यानी अन्य बाधाएं, इथिकल यानी नैतिक, इथिकल यानी नैतिक बाधाएं। तो बोलने में ये बाधाएं आती हैं कभी कभी, तो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन आपके उसमें भी मिल जाएगा, आपको भारत स्किल में जाएंगे तो वहां भी 2-4 पॉइंट्स बैरियर्स इन कम्युनिकेशन का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता भी है, एग्जाम में भी आपके आता है, और वैसे भी इसका महत्व भी है। अन्य बाधाएं,
अब एक एक दो दो लाइन, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे, दो दो तीन तीन पॉइंट्स। इथिकल, नैतिक। इथिकल यानी नैतिक बाधा। नैतिक से नहीं कहेंगे, आचार की बाधा। नैतिक तो मॉरल हो जाएगा, आचार की। सीमेंटिक शब्दों का क्या होता है, तो इसमें जनरली सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैक ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज। पुअर वोकैबुलरी, poor knowledge of grammar and punctuation, roaming in verbiage, roaming in verbiage, और भी हो सकता है, बट मैंने एक दो तीन पॉइंट आपको लिखा दिया है। तो हो गया, हिंदी बता दूं। लैक ऑफ पुअर नॉलेज यानी भाषा का उचित ज्ञान नहीं, या भाषा के उचित ज्ञान में कमी, भाषा के उचित ज्ञान में कमी, ज्ञान में कमी। शब्दावली यानी शब्दों का संग्रह पर्याप्त नहीं, शब्दों का संग्रह पर्याप्त नहीं। व्याकरण और पंचुएशन की हिंदी क्या होगी भाई? पंचुएशन जैसे कामा और विराम और जो बिंदु ये सब है, ये अर्ध विराम, पूर्ण विराम, पूर्णांक, इस सबको मिला के पंचुएशन कहते हैं। एक नियोजन, योजक चिन्ह। चलिए, योजक चिन्ह और भाषा का उचित ज्ञान नहीं, योजक चिन्ह और भाषा का उचित ज्ञान नहीं। हाँ, योजक चिन्ह और भाषा का उचित ज्ञान नहीं, योजक चिन्ह और भाषा का उचित ज्ञान नहीं। वर्बिएज इन रोमिंग यानी अनावश्यक शब्दों का उपयोग, वर्बिएज यानी अनावश्यक शब्द जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो अनावश्यक उपयोग। रोमिंग का मतलब टालना होता, बट यहां है कि उन्हीं शब्दों को आप बार बार यूज करते हैं, तो अनावश्यक शब्दों का उपयोग, अनावश्यक शब्दों का उपयोग। विराम चिन्ह, चलिए वो भी हो सकता है, उन्होंने जो बताया वो भी बताए होंगे, सही बताए, तो कोई बात नहीं। पंचुएशन का मतलब तो आप समझ गए ना कि क्या होता है। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, कामा, कालन, सेमी कालन, ये सब पंचुएशन में आते हैं। ओरल या लिखित में इसका जब भी यूज होता है, तो अगर आप सही जगह पर सही नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ जैसे लिखने में ही होता है ना, वो विराम का सूत्र होता है ना, जैसे स्थित कहते हैं ये है। अब यहां मैं कामा लगा दूं, रोको मत जाने दे, यानी जो जा रहा है उसको रोक लो, जाने मत दो। अब इसको
और बदल गया दोनों का। तो यही 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 आपको बैरियर हो गया। अगर आप सही जगह सही नहीं लगाए, किसी को लिख के दे रहे हैं भाई उसको रोक लो मत जाने दो, और आपने कामा यहां लगा चले जाओ तो मेरे इतने इंस्ट्रक्शन है बॉस का कि तुम्हें रोकना नहीं है, जाने देना है। ये कहने का मतलब एक बैरियर, बाधा है, कम्युनिकेशन की ये बाधा है। दूसरा क्या है? लैंग्वेज। वोकैबुलरी तो मेन ही होता है लैंग्वेज में कि जो भी आप भाषा बोलते हो तो उस भाषा का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान तो आपको होना चाहिए। रैम्बलिंग अप्रोच, रैम्बलिंग अप्रोच, एम्बिग्यूटी, jargon, usual word। जनरली लैंग्वेज के कारण जो बैरियर्स आती है ये 3-4 मेन होते हैं, और भी बहुत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो वोकैबुलरी जैसा मैंने बताया, शब्द, शब्दकोश पहले बता दिया। रैम्बलिंग का मतलब है था प्रलाप करना। जब आप शुरू करते हैं तो जो बोलना है उसके अलावा कुछ और बोलने लगते हैं, यानी शुरुआत अच्छी नहीं करना, या प्रलाप करना, इसको आप लिख सकते हैं प्रलाप। रैम्बलिंग का मतलब होता है प्रलाप करना, यानी जो बोलना है वो नहीं बोलते हैं, कुछ और ही बोलने लगते हैं, नॉट कनेक्टेड टू द मैटर। ठीक है, प्रलाप करना। एम्बिग्यूटी, संदेह हो, दुविधा, हो जाएगा। जार्गन, शब्द जाल। जार्गन का मतलब होता है शब्द जाल। आप बोलते हैं जो इसका अर्थ ना हो या अर्थ ना समझ में आए, अन्य कुछ टिपिकल शब्द, असामान्य शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज बोलना चाहिए जो सबका सबको अर्थ समझ आ जाए। वर्ड्स हम बोलते हैं वो इसमें आ जाता है। नॉन वर्बल होता है, अशाब्दिक नहीं, अशाब्दिक तो नॉन वर्बल हो गया। अगला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल में मेन होता है हियरार्चिकल बैरियर। दूसरा है कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कफोर्स। यूजिंग रॉन्ग चैनल, यूजिंग रॉन्ग चैनल, कम्युनिकेशनल लोड, using wrong channel, communicational load। हो गया?
इरेक्शियल कहने पद के अनुसार जो ऊपर नीचे होते हैं उसे इरेक्शन कहते हैं। तो पद के कारण यानी पोस्ट के कारण जो बाधाएं होती हैं, ऊपर वाला कुछ बोल रहा है, नीचे वाला सुन नहीं पाया, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं होती को पूछ ले उसने क्या बोला। तो संस्थान में जनरली पद के कारण, पद के जो क्रम होते हैं, पदानुक्रम जिसे कहते हैं कि पद के जो क्रम है उसके कारण जो बाधाएं होती हैं, पदानुक्रम। कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कफोर्स यानी कार्य करने वालों की दक्षता, अगर वो दक्ष समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कहा गया क्या नहीं, तो कार्य बल की दक्षता, कार्य बल की दक्षता, इसका लिख रहे हैं आप, कार्य बल की दक्षता और गलत माध्यम का उपयोग, गलत माध्यम का उपयोग। चेन्नई में जाके आप हिंदी बोलेंगे तो कोई समझेगा नहीं, तो माध्यम ही गलत हो जाएगा आपका। तो चेन्नई में जाके आपको वहां की माध्यम में बोलना है। एंड कम्युनिकेशनल लोड, संप्रेषण का भार, तो उस मैसेज को समझ नहीं पाता है, तो संप्रेषण का भार। फिजिकल, क्या बात है, बोर होने लगे सभी लोग? बड़े शांत हो गए इसलिए। तब तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलना भी जरूरी है और चुप रहना भी जरूरी है। तो चलिए, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर तो सामान मिशन चेंज कर लिया भाई, आप फील कर गए लगता है। उस दिन आप मुझे कह रहे थे कि आप सर फील कर गए, लेकिन आज लगता है आप फील कर गए। उस दिन मैंने इनको कह दिया कि यार आप बाल की खाल निकाल रहे हो, तब ही नहीं है, तो प्लीज आप भी शांत मत हो जाना 1-1.5 महीने। ये आपके पीछे बैठे हैं जो ये चलता है यार, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, कोई नहीं, कुछ हो जाता है तो ऐसा फील मत करिए। आप इनके बगल में बैठिए, अच्छा लगता है मुझे, वहां आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, फील कर गए जो मैंने कहा। अभी कभी जब ज्यादा होता है तब थोड़ा सा हिंड्रेंस हो जाता है, चलता है यार, डिफरेंस हो जाता है। यहाँ तो 40 कुछ डिफरेंस होता ही, कुछ ना कुछ डिफरेंस होना भी चाहिए, तभी तो कोई डिस्कशन का मौका डिफरेंस होगा। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं फिजिकल बैरियर, यानी भौतिक बैरियर जो है वो तो नॉर्मल, जैसे क्या हो सकता है कि गर्मी ज्यादा है और वेंटिलेशन कम है, डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ा आने के लिए, लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड स्पेस, वर्क इंटरप्शन, फिजिकल बैरियर में जो भौतिक है, कहीं जैसे गर्मी है, वातावरण की मतलब वेंटिलेशन, हवा की व्यवस्था नहीं है, समय कम मिलता है आपको काम करने, तय करना पड़ता है, जगह बहुत, एक कम जगह में ज्यादा लोग बैठते हैं, लिमिटेड स्पेस है। वर्क इंट्रूशन, इंट्रूशन का मतलब होता है आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई उस काम को आके कहता नहीं मैं इसको मैं करूंगा, उसे अतिक्रमण कहते हैं। और इंटरप्शन यानी व्यवधान, व्यवधान किसी तरह का भी व्यवधान हो, सब फिजिकल में आता है, और ये बैरियर उत्पन्न, संप्रेषण में बैरियर उत्पन्न करता है। इसमें ऐसा कोई
अच्छा, कोई बात नहीं, हो गया। तो इनका नेवर लिखवाओ। उनको जैसे प्रेजेंटेशन भी आधा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। फिजिकल तो हो गया, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति का मनोविज्ञान अलग अलग होता है, क्योंकि वो तो आप जानते ही हैं, हमने साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में पढ़ा है। तो इट डिपेंड्स ऑन मूड, प्रेशर, अवॉइडिंग नेचर, फियरनेस, aggression, resistance to interaction. कुछ रीजन होते हैं, मनोवैज्ञानिक रीजन तो बहुत होते हैं व्यक्ति के अंदर, साइकोलॉजी में आपने पढ़ा। कुछ में जैसे मूड, यानी आपकी दशा क्या है उस समय, अच्छे मूड में है, खराब मूड में है, तो जो भी होता है मूड यानी दशा, व्यक्ति की दशा। मूड का मतलब दशा, प्रेशर का मतलब दबाव, बाह्य दबाव कुछ है, पढ़ना है, जरूरी है। साइलेंस यानी शर्मीला स्वभाव है, कुछ पूछते नहीं है। टालने की प्रवृत्ति, फियरनेस यानी डर, टालने की प्रवृत्ति, अग्रेशन यानी उग्र स्वभाव या उग्रता, रेसिस्टेंस टू इंटरेक्शन, परिचर्चा में या परिचर्चा से दूरी बनाए रखना। रेसिस्टेंस टू इंटरेक्शन, परिचर्चा से दूरी बनाए रखना। इसी तरह की चर्चा हो रही है तो कुछ न्यूट्रल या उदासीन हो जाते हैं, उसमें भाग नहीं लेते। सुन रहे हैं या नहीं अलग बात है, बट भाग भी नहीं लेते, तो ये भी एक बैरियर हो। तो मूड, प्रेशर, साइलेंस, अवॉइडिंग नेचर, फियरनेस, एग्रेशन एंड रेसिस्टेंस टू इंटरेक्शन। और भी साइकोलॉजिकल बहुत से कारण होते हैं। व्यक्ति का अपनी कोई प्रॉब्लम है तब भी वो नहीं सुनेगा, बैठे बैठे कुछ तो फिजिकली है बट मेंटली एब्सेंट होता है, तो ये भी एक बैरियर होता है। तो साइकोलॉजी के बहुत से कारण हैं जो हमने साइकोलॉजी में डिस्कस किया है कि क्यों इंटरेस्ट नहीं लगता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टडीज, 10, 12, 15 पॉइंट मैंने आपको लिखाया भी है। अब तो पूछूंगा कि नहीं होगा, इसलिए जाने दीजिए पूछना नहीं है उसमें तो चलिए अगला पॉइंट क्या है, अब ये स्पीच। स्पीच में सबसे पहले एसेंट ही होता है, जो आपका उच्चारण, बोलने का तरीका, किसी शब्द को आप तेज, तो एसेंट स्पीच में है। लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल, मैनर, एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, सब इसमें आ जाता है। बट ये दो मेन है। एसेंट से यानी जो आप उच्चारण करते हैं कितने किस शब्द को, आरोहण, एक्चुअली एसेंट का शुद्ध हिंदी होती है आरोहण, यानी कितना तेज ऊपर तक आप उसी शब्द को ले जाते हैं, आरोहण। लैक ऑफ स्किल यानी दक्षता की कमी,
इसके कारण भी बैरियर होता है। मैनर, स्वभाव, आचरण, जो बोल रहा है या जो सुन रहा है, दोनों का। दृष्टिकोण, शारीरिक भाषा, ये सब तो पहले भी बताया जा चुका है, इसलिए ऐसा नहीं है, आप अपने से लिख लेंगे। शारीरिक भाषा, हाँ जी, आचरण, हो गया। इसके बाद क्या था? सोचियो, इतना सोचियो साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल यानी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। यानी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों को हो जाता है इसमें। तो इसमें सबसे है स्टेटस बैरियर, जैसे स्टेटस बैरियर। स्टेटस का एक बैरियर तो होता ही है। आप किसी सीनियर से बात करेंगे तो एक बैरियर, बोलने में वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जो बोलना चाहते हैं। पूरा रट के जाते हैं, याद करके जाते हैं, वही पूछा जाता है लेकिन आधा आप भूल जाते हैं। तो एक खैर होते इंटरव्यू का फियर अलग होता है, उसको इस बैरियर में हम नहीं, मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपके लिए, बट इस बैरियर में वो नहीं आता है, क्योंकि फियर ऑफ इंटरव्यू ही अलग है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। यहाँ जनरल कम्युनिकेशन की बात होती है। तो यहाँ कोई सीनियर जूनियर या ऑफिस में ही बात कर रहे हो कोई सीनियर जूनियर से, तो स्टेटस का बैरियर आ ही जाता है। वैल्यू, एटीट्यूड एंड वैल्यू, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब मानवीय मूल्य से, यहाँ एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण और मानवीय मूल्य। हाँ जी, कितने सबको जाना है? अच्छा, जिसकी प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम है? सबकी प्रॉब्लम होगी। सर का सॉल्व हो गया? चलिए अभी जाते हैं, एक दो लोग चले जाओ, बोलेंगे कि मैंने मना कर दिया जाने से, होना चाहिए। चलो, एटीट्यूड एंड वैल्यूज की प्रॉब्लम तो रहती है, परसिस्टिंग प्रॉब्लम है मिस की। चलो क्या बोलूं मैं मैं भी झेल रहा हूं इसको, होना चाहिए। चलिए, गए एक तो कम से कम गए, ठीक है, कम से कम एक से चला जाना। स्टेटस बैरियर, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, डिस्टॉर्शन, इन्फरेंस, इलनेस, इन्फरेंस, इलनेस, inadaptability, inadaptability, previous experience, previous experience, intonation, resistance to change, change,
बैड हैबिट। ये कुछ कारण हो सकते हैं और भी बहुत से हो सकते हैं, बट ये कुछ मैंने आपको स्टेटस बैरियर, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, डिस्टॉर्शन, इनफेरेंस, इलनेस, इनएडाप्टेबिलिटी, प्रीवियस एक्सपीरियंस, पैटर्न, इंटोनेशन जो अभी मैंने बताया था, उतार चढ़ाव, पैटर्न ऑफ इंटोनेशन, रेसिस्टेंस टू चेंज, बैड हैबिट, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं हॉलो इफेक्ट। यही को मैं लिख देता HALO, हॉलो इफेक्ट। जाओ, किसको बुला रहे हैं, जाइए। हिंदी तो स्टेटस यानी स्तर का, सामाजिक स्तर में अंतर, कोई बात नहीं, ये तो आप लोग लिख लेना, अभी थोड़ा ही बाकी है। सामाजिक स्तर में अंतर, और ये हो गया एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण और मानवीय मूल्यों में अंतर, डिस्टर्शन यानी विरूपण, यानी जो बोला गया वो सुना नहीं गया। ये एटीट्यूड दृष्टिकोण और मानवीय मूल्य, डिस्टर्शन का मतलब होता है, शुद्ध भाषा तो है इसकी, विरूपण, यानी कुछ जो कट जाए, जैसे आप कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्शन, तो वही जो हम बोलते हैं वो सुनने वाला पूरा सुना नहीं, उसके मन में कुछ और चल रहा होगा या कुछ और सोच रहा होगा। इन्फेरेंस यानी अनुमान लगाना, इलनेस बीमारी, इनएडाप्टेबिलिटी यानी अनुकूल यानी ढालने में असमर्थता, इसके अनुसार ढालने में असमर्थता, इसके अनुसार ढालने में असमर्थता। हो गया। प्रीवियस एक्सपीरियंस, पुराना अनुभव या पहले का अनुभव। इंटोनेशन यानी ना आवाज का उतार चढ़ाव, आवाज के उतार चढ़ाव का प्रारूप, उतार चढ़ाव का प्रारूप, ये उतार चढ़ाव का प्रारूप। इंटोनेशन का उतार चढ़ाव, इंटोनेशन का मतलब उतार चढ़ाव। बदलाव का विरोध, बैड हैबिट यानी बुरी आदतें, और हॉलो इफेक्ट आभा मंडल यानी कोई व्यक्ति ऐसा है, किसी ऊंची पोस्ट पर है, उसका प्रभाव इतना है, आई या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं कहते हैं कि वो इलाके का जो गुंडा या बदमाश है, तो उसका नाम ही काफी है। मैं एक दिन वो देख रहा था, ऐसे ही कोई वो हिंदी रूपांतरण आता है का, तेलुगु पिक्चर का हिंदी का जो है, मतलब उसके कंटेंट बड़े अच्छे होते हैं। डमी नहीं, मतलब वो हिंदी पूरा वो पिक्चर तो ही रहती, बट उसका वो जो तेलुगु का बोलने का होता है वो हिंदी में कर देते हैं। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, उसको डबिंग बोलते हैं, पता नहीं, जो भी बोलते हो। तो उसमें मैंने देखा, पिक्चर को ऐसे देख रहा था, तो वो जो गुंडा है, बदमाश है इलाके का, अब इलाके का बहुत बड़ा बदमाश है, उससे वो उसका नाम तो जानती, उसको देखी नहीं थी कभी कि ये गुंडा है, कौन कहाँ रहता है। तो 2-4 गुंडे उसको घेर लिए, जैसे
उसका नाम लिया, सब भाग गए। और 2-3 दिन के बाद वो वही उसके सामने उसने कि वो मेरा दोस्त है। तो वही होता है, वो होता है हालो इफेक्ट। ये होता है हालो इफेक्ट है। वो अरे आगे छोड़े और में कभी कभी आता है देखते समय, तो चलो यूट्यूब, मुझे नाम भी नहीं याद है उस पिक्चर का, बट उसमें वो है हीरो, कौन उसका है हीरो का नाम पता है उस पिक्चर का है? नहीं, वो ये तेलुगु पिक्चर थी उसकी जो बता डेबिंग वाली। पिक्चर में कुछ वो कंटेंट देखता हूं इसलिए कि जहां जरूरत पड़े कहीं टीचिंग में बोलने में उसका यूज हो जाए। तो पूरी पिक्चर तो मैं देखता ही नहीं हूं, बस देख मुझे याद नहीं मैं कब, जब बीएससी में पढ़ता था तब मैंने सिनेमा हॉल में पिक्चर देखा था। उस कभी जरूरत नहीं पड़ी पिक्चर देखने की, तो ऐसी बात नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये होता है हालो इफेक्ट, यानी उस प्रभाव के कारण भी एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन में, ये कम्युनिकेशन में उसके कारण भी एक बैरियर होता है। अब इसके बाद क्या रह गया, हो गया अदर बैरियर। ये होता है कि जो भी है कि आपने मैसेज रिसीव नहीं किया, मैसेज नॉट रिसीव, कल्चरल बैरियर होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और टेक्निकल। मैसेज नॉट रिसीव्ड यानी सूचना प्राप्त नहीं हुई, जो भी सूचना चली थी जैसे भी है बीच में ही रुक गई, सूचना प्राप्त नहीं हुई। मैसेज नॉट रिसीव्ड। सांस्कृतिक के कारण की कुछ बैरियर्स आते हैं। सांस्कृतिक बाधाएं, राजनीतिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इकोनॉमिकल आर्थिक, टेक्निकल तकनीकी बात में तो नॉर्मल है। तो ये कुछ है। हाँ विदाउट मैसेज नॉट रिसीव्ड, सूचना प्राप्त नहीं हुई। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये समाज में अक्सर होता रहता है, हम देखते ही रहते हैं। ये 3 तरह का बैरियर्स होता है। पहला हम कहते हैं दूसरा होता है डेफनेस और तीसरा होता है मॉरल ब्लाइंडनेस। ये अक्सर हर जगह आप देखते हैं, समाज में हर जगह, संस्थान में भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर आपको ये बैरियर्स तो मिलते ही रहते हैं। मॉरल साइलेंस, मॉरल डेफनेस एंड मॉरल ब्लाइंडनेस, यानी नैतिक चुप्पी। मॉरल साइलेंस का मतलब हुआ नैतिक चुप्पी, नैतिक वो जो सुनाई नहीं दे, क्या कहेंगे उसे,
बहरा, हाँ, नैतिक बहरा, वेरी गुड। नैतिक बहरापन, नैतिक बहरापन और नैतिक अंधापन, नैतिक बहरापन और नैतिक अंधापन। तो हम देखते हैं संस्थान और जगह पे देखते हैं कि कुछ, लेकिन हम उस मैटर पर बोलते नहीं। जैसे मेस की बात आपकी चल रही है, तो मेस में गलत हो रहा है, कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन ठीक है यार, जो चल रहा है चलने दो, मुझे क्या करना, बोलते नहीं। उसे हम कहते हैं जो मॉरली इनकरेक्ट है, जो नैतिक रूप से नहीं होना चाहिए, हो रहा है, हम उसको देखते हैं और उस पर हम बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, इसे मॉरल साइलेंस कहा जाता है। ये आपकी नैतिक चुप्पी हुई। और मॉरल डेफनेस यानी आपको कोई मॉरल वैल्यूज बताता है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसको अनसुना कर देते हैं, सुनना नहीं चाहते, आप उसको सुनना नहीं चाहते हैं, इसे मॉरल डेफनेस करते हैं। मॉरल ब्लाइंडनेस, अंधापन का कि आप किसी कार्य को नैतिक सही होना चाहिए, जानबूझ के उसे करना नहीं चाहते, मतलब उसको आप अवॉइड करते हैं कि मैंने उसे देखा ही नहीं, उस काम को मैंने देखा, उसके किसी कार्य जो अनैतिक हो रहा है उसको देखते हुए भी आप उसे कम करने के लिए या बंद करने के लिए कोई अपना एक्शन या इंटरेक्शन नहीं करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मॉरल ब्लाइंडनेस। तो ये भी एक बैरियर है, तो इस पर तो बहुत डिस्कशन किया जा सकता है। चलिए अब हम आते हैं राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो सिंपल है, खैर ये सभी लोग जानते हैं। राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आज, तो इसमें मैं जैसे आपके कुछ राइट है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कुछ अधिकार है तो कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। जैसे यानी आपको बोलने का अधिकार है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन अदर्स। अगर आपका बोलने का अधिकार है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को भी सुने। तो राइट टू स्पीक यानी बोलने का अधिकार, तो हम ये जिम्मेदारी भी होती है दूसरों को सुनने की जिम्मेदारी। बोलने का अधिकार, दूसरों को सुनने की जिम्मेदारी, दूसरों को सुनने की जिम्मेदारी। राइट टू पुट योर व्यूज। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी to honor, responsibility to listen other, हिंदी क्या होगी? जिम्मेदारी पहले वाले का। अच्छा पहले आप लिख लो, फिर मैं हिंदी बताता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑनर अदर्स व्यू, अदर्स व्यू, बस 2 ही 3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट है। राइट टू गेट रिस्पेक्ट, राइट टू गेट रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट अदर, responsibility to respect other, right to see the smiling face of other, responsibility
स्माइलिंग फेस बहुत है, बस मैंने 4 ही लिखा है। आप जाएंगे तो 10 12 जो भी है, जहां राइट होगी मिल्की भी होगी। जो भी आप सोचेंगे कि मेरा अधिकार है, उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो अधिकार और जिम्मेदारी, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी कम्युनिकेशन का है कि मुझे बोलने का अधिकार है। राइट टू सी स्माइलिंग फेस ऑफ अदर्स। 1 2 3 और ये 4, ये चौथा, 4 ही मैंने लिखा है। राइट टू सी स्माइलिंग फेस ऑफ अदर, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो योर स्माइलिंग फेस टू अदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो योर स्माइलिंग फेस टू अदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो योर स्माइलिंग फेस टू अदर्स। हो गया? चलिए हिंदी लिख लीजिए इसका। पहला तो मैंने बोल दिया राइट टू स्पीक, यानी बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। तो दूसरों को सुनने की जवाबदेही, जिम्मेदारी, दूसरों को सुनने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि हम अगर बोल रहे हैं तो दूसरों का सुने भी। राइट टू व्यू, राइट टू पुट योर व्यू, यानी अपने विचारों को रखने का अधिकार, अपने विचारों को रखने का अधिकार, अपने विचारों को रखने का अधिकार। अपने विचारों को रखने का अधिकार, दूसरों के विचारों सम्मान देने, दूसरों के विचारों को सम्मान देने की जवाबदेही या उत्तरदायित्व, दूसरों के विचारों को सम्मान देने का उत्तरदायित्व, दूसरों के विचारों को सम्मान देने का उत्तरदायित्व। हो गया? तीसरा लिख ले, राइट टू गेट रिस्पेक्ट, यानी सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, सम्मान प्राप्त करने का अधिकार। दूसरों को सम्मान देने का उत्तरदायित्व, दूसरों को सम्मान देने का उत्तरदायित्व, दूसरों को सम्मान देने का उत्तरदायित्व। चौथा आप लिख ले कि दूसरों के हंसते हुए चेहरे को, दूसरों के हंसते हुए चेहरे, दूसरों के हंसते हुए चेहरे को देखने का अधिकार, दूसरों के हंसते हुए चेहरे को देखने का अधिकार। इसमें आप लिख ले अपना हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, अपना हंसता हुआ चेहरा दूसरों को दिखाने का उत्तरदायित्व, अपना हंसता हुआ दूसरों को दिखाने का उत्तरदायित्व। मतलब वही है, तो हंसाओ तो चलो लास्ट किसका है? क्या क्या? कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है, यानी जब आप सीख रहे हो तो ये रिसेंट इनोवेशंस है। अभी ये टेक्नोलॉजी में भी आया है, आपके इसमें भी है, कोर्स में भी है। पता नहीं भारत स्किल में है कि नहीं, मैंने देखा नहीं, आप उसको देखिएगा है कि नहीं है। NLP
बट एक रिसेंट डेवलपमेंट है ये। न्यूरो का मतलब होता है माइंड, मस्तिष्क से संबंधित, और लिंग्विस्टिक यानी भाषा, दोनों को समायोजन प्रोग्राम एक साथ, एक संवेदना है जिसमें आपका माइंड और भाषा में एक समरूपता हो। किस तरह से कहने का मतलब किस तरह से है, तो ये मस्तिष्क और मस्तिष्क व भाषा में समायोजन, यानी दूसरों को जब आप देखें कैसे वो बोल रहे हैं वैसे बोलने की कोशिश करें, दूसरे किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं वो करें आप, और किस तरह से आप अपने को प्रेजेंट करें। प्रोग्रामिंग या इसे सिंपल भाषा में आप एनएलपी कहते हैं, आप नेट पर सर्च करें एनएलपी, तो आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक का स्पेशली जो बच्चे, जो यंग बच्चे हैं 12 साल 15, कंपटीशन का इतना दबाव हो जाता है उनके ऊपर, तो एक तरह से वो मतलब स्ट्रेस फील करते हैं या फिर पलायन, जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं कोटा में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो यही है कि माँ बाप तो एक इंस्पिरेशन होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए, पीसीएस में सिलेक्शन हो जाए या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाए, बट बच्चे का भी तो एक होता है भाई, एक लिमिट है सबकी। तो वहां पे फिर साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट है वो इसका उपयोग करते हैं। आप इंटरव्यू में अगर जाएंगे तो वहां भी इसका, या जब आप किसी से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो यहाँ भी इसका ज्यादा उपयोग होता है। तो ये 3-4 तरीके इसके हैं। तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, पूरी एक बुक लिखी गई इसके ऊपर, राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने देखा है। एनएलपी पूरा एक बुक है और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है। आप नेट में एनएलपी करके सर्च करें या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आप डालें तो पूरा डिटेल्स आपको आ जाएगा। प्रेजेंटेशन या कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी से आप बात भी कर रहे हैं, तो आपका प्रभावी इस तरह रख सके दूसरों को, उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है। इसमें सेम इसके जो मेन कंटेंट्स है, जो पार्ट्स है, वो है मैचिंग, मिररिंग, pacing and leading, eye clue, and last calibration. मैचिंग यानी मिलान करना, मिररिंग प्रतिबिंबित, पेसिंग एंड लीडिंग यानी चाल मिलाना और आगे बढ़ना। यानी सत्यापन, ये मैचिंग, मिररिंग, पेसिंग एंड लीडिंग, आई क्लू एंड कैलिब्रेशन 5 होते हैं। हो गया, लिखिए। चलिए अभी कम से कम एक आध खत्म कर लेते हैं, मैचिंग शुरू करते हैं।
मिलाना का मतलब ये नहीं है कि क्या मिलाना है, तो मैचिंग का मतलब मैच योर टोन। बस एक एक लाइन में इसमें डिस्कशन कर लेंगे, एक एक लाइन आप लिखते जाए। मैच योर टोन, pitch of voice as well as breathing rate, to the person, you are speaking. You are speaking intentionally, without mimicking, M-I-M-I-C-K-I, without mimicking or copying it. Match your tone and pitch of voice as well as breathing, P-H, B-R-E-H-T, C नहीं, T. Breathing rate to the person you are speaking intentionally, without mimicking or copying it. Without mimicking or copying it. इसको आप हिंदी में लिख लें। संप्रेषण करते समय दूसरे व्यक्ति की संप्रेषण करते समय अपनी आवाज की तीव्रता, संप्रेषण करते समय अपनी आवाज की तीव्रता व गति तथा सांस लेने की दर को दूसरे व्यक्ति के इन्हीं कार्यों के साथ मिलान करना, दूसरे व्यक्ति के इन्हीं कार्यों के साथ जानबूझकर बिना नकल, मिलान कट कर दें अभी, इन्हीं कार्यों के साथ जानबूझकर बिना नकल किए या अनुकरण किए मिलान करना। मिमिक का है शुद्ध हिंदी क्या होगा? मिमिक, मिमिक का मतलब दूसरे की आवाज का नकल करना। हाँ, नकल। या आपने वैसा बोला, लेकिन जिस लहजे में मैंने बोला, जो मैंने बोला वैसा आप बोल दिए, तो वो तो नकल करना हो गया, वो मतलब अनुकरण करना हो गया। लेकिन जिस आवाज में, जिस टोन में मैंने बोला, उसी तरह आप अगर बोले तो वो मिमिक होता है। तो इसमें जब आप किसी से संप्रेषण करें, कहने का मतलब ये है, तो उसकी जो लय है, उसकी जो गति है, उसका जो ब्रीथिंग रेट है, उसके साथ अपने आवाज की लय और ब्रीथिंग रेट को मैच करें। अगर वो थोड़ा तेज बोल रहा है तो आप भी थोड़ा तेज बोल रहा है तो आप भी साफ ही बोले, बट ये न लगे कि आप उसकी नकल कर रहे हो।
हाँ जी, कोई डाउट? ठीक है, चलिए एक और लिख लेते हैं। सॉरी, मिररिंग। Mirroring means that copying the body language. Copying the body language such as gesture, posture, facial expression, and body movement and hand oblique finger movement, the person without sending any signal of mimicking. इसे कहते हैं मिररिंग। कॉपीइंग दी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, यहां पर आई कांटेक्ट भी लिख लें, आई कांटेक्ट, EYE, आई कांटेक्ट एंड finger movements of the person without sending any signal of mimicking, तो हो गया? इसको आप हिंदी में लिख लें, फिर हम बस खत्म करते हैं। तो संप्रेषण के समय दूसरे व्यक्ति की शारीरिक भाषा, संप्रेषण के समय दूसरे व्यक्ति की शारीरिक भाषा जैसे आकार, प्रकार, चेहरे के हाव भाव, संकेत, चेहरे के हाव भाव, आंखों के संकेत तथा हाथ व अंगुलियों की गति को इस प्रकार अनुकरण करना, अंगुलियों की गति को इस प्रकार अनुकरण करना कि उसे यह उसकी नकल न दिखे, कि आप उसकी नकल कर रहे हैं यह उसे नहीं मालूम, उसे यह उसकी नकल न दिखे। तो ये आपका हो गया। चलिए अब तो टाइम हो गया आपका जाने के लिए।